गुड मॉर्निंग साथियों। कल वाली क्लास के अंदर हमने बिहारी के बारे में अध्ययन किया और बिहारी हमारे रीतिकाल की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि रीतिकाल के जो प्रतिनिधि कवि है वो हमारे बिहारी माने जाते हैं। तो कल हमने बिहारी के बारे में अच्छे से अध्ययन किया। आज इस क्लास के अंदर हम भूषण कवि के बारे में अध्ययन करेंगे और जो भूषण है वो भी रीतिकाल की दृष्टि से महत्वपूर्ण हमारे कवि है। तो मैं BL लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको मॉर्निंग में डेली मिल जाती है तो कंटिन्यू आप वॉच करते रहे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप और आपकी हिंदी भाषा है तो आप नियमित मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की वीडियो मैंने अच्छे से पहले से अपलोड कर रखी है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है वो जाकर आप वहां से कंटिन्यू है वो वीडियो वॉच कर सकते हो। इसके अलावा उसकी PDF फाइल है वो मेरे टेलीग्राम पे है, वो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। अब देखिए हम बात करते हैं भूषण कवि की। तो जब भी हम नई क्लास की शुरुआत करते हैं तो पहले दिन हमने क्या पढ़ा उसके क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं। तो आज का हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो है बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं। दूसरा हमारा है बिहारी का जन्म कब हुआ था। तीसरा है संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती, ये बिहारी सतसई के संबंध में किसने कहा था। चौथा क्वेश्चन है बिहारी रत्नाकर के रचनाकार है। और पांचवा क्वेश्चन है ये दोहे क्या ये तो रस की छोटी छोटी पिचकारियां है, बिहारी सतसई के संबंध में ये कथन किसने कहा था। तो ये 5 जो क्वेश्चन है कल वाली क्लास से, इनके जवाब आपको कमेंट में देने हैं। ठीक है, आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट जरूर की, जितने की भी जवाब आपको आ रहे हैं 1 2 3 कितने भी, तो आप कमेंट जरूर किया करें। इससे आपका अभ्यास होता है तो आपका फायदा है, इसलिए आप कमेंट जरूर किया करें। फिर हम रिवीजन करेंगे तो उस रिवीजन के टाइम में आपको इनको अच्छे से बता दूंगा। आगे देखिए, बात करते हैं भूषण कवि से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, यानी जितने जो एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट बनते हैं, क्योंकि हमारी जो क्लासें होती है इसके अंदर आपको पॉइंट टू पॉइंट बात की जाएगी, फालतू की बकवासबाजी कुछ नहीं होगी। फालतू का टाइम ना तो मेरा खराब हो और ना ही आपका खराब हो। जो एग्जाम से संबंध रखते हैं उतना ही मैटर आपको बताया जाएगा। फालतू का कचरा बताकर आपके दिमाग में लोड बनता है, आपके एक अलग तरह का प्रेशर आता है कि इतना जो मैटर वो कैसे याद करेंगे। बाकी जो हिंदी है वो बहुत सीमित है, थोड़ी सी है, छोटी है, ज्यादा लंबा चौड़ा वर्णन नहीं है। बस आपको उसको छांट के अच्छा सा, जिस प्रकार जो दूध होता है दूध में से हम घी को बाहर निकाल लेते हैं तो वो मक्खन मक्खन हमारे को निकालना है, वैसा ही सिस्टम मैंने मेरे नोट्स के अंदर कर रखा है। तो अच्छे से आप इसको अध्ययन करें, जितना मैंने बताया उतना अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका एग्जाम बहुत ही शानदार होने वाला है। और अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा है, पीछे से जो जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से उनको अच्छे से पता होगा, फर्स्ट ग्रेड में भी अच्छे क्वेश्चन है मेरे नोट्स में से आए हैं और आगे जो एग्जाम आपका होने वाला है उसमें भी आप देख लेना, अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा। जन्म की बात करें भूषण की तो 1613 ईस्वी में जन्म हुआ था और मृत्यु है 1715 में हुई थी। तो देखिए याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इधर 16 है फिर इसको 17 कर लीजिए, 16 के बाद में 17, इधर 13 है तो इसके अंदर 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। कहने का मतलब 16 में 1 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ना है तो 15 हो जाएगा। तो जन्म और मृत्यु है वो अच्छे से याद रह जाएगी। 1613 में जन्म है और 1715 ईस्वी में इनकी मृत्यु है। जन्म स्थान की बात करें तो तिकुआपुर कानपुर के अंदर है जो स्थान है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। मूल नाम की बात करें तो घनश्याम, ये मोस्ट हो जाता है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है ये, मूल नाम क्या था भूषण का, तो घनश्याम में उनका मूल नाम था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार, यानी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद है उसकी जो बुक है उसके अंदर ऐसा बताया गया, लिखा गया है। तो उनके अनुसार आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो भूषण है उसका मूल नाम क्या है, तो घनश्याम है, और आपसे पूछ ले आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार भूषण का मूल नाम क्या है, तो भी घनश्याम है। भूषण की जो उपाधि, यानी मूल नाम तो इनका घनश्याम था, भूषण इनकी एक उपाधि है इसलिए भूषण नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। तो उपाधि है वो चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने दी, यानी चित्रकूट के जो रुद्रशाह है उन्होंने इनको ये उपाधि दी थी भूषण की, और फिर ये भूषण नाम से प्रसिद्ध हो गए।
आश्रयदाता की बात करें जहां के दरबार में ये रहते थे, तो वो छत्रसाल, बुंदेला और शिवाजी थे। तो देखिए यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, हमारे सामने तीन आ जाते हैं, एक तो रुद्रशाह सोलंकी आ जाते, एक छत्रसाल बुंदेला आ जाते और एक शिवाजी आ जाते। तो छत्रसाल बुंदेला और शिवाजी है वो इनके आश्रयदाता थे, और जो इनको उपाधि देने वाले थे वो कौन थे? रुद्रशाह सोलंकी थे। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब इसे याद कैसे करोगे? तो ऐसे याद कर लीजिए जैसे सोलंकी उपाधि, ठीक है, तो इस प्रकार याद कर लीजिए अटैच करके। क्योंकि एग्जाम अंदर क्या करता है कि यहां पर तो हमें याद रहता है कि भाई भूषण है, उसको उपाधि किसने दी थी? रुद्रशाह सोलंकी ने दी, और वो जिनके आश्रय में रहते थे वो छत्रसाल बुंदेला और शिवाजी थे। पर वो एग्जाम में जब एबे वाली बात आती है तो वहां पर रुद्रशाह सोलंकी है, शिवाजी है, छत्रसाल बुंदेला, वो तीनों रहते हैं, तो वहां कंफ्यूजन होता है कि अब क्या करें, ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से याद करना है। अब प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रचनाओं में देखिए शिवराज भूषण, जो 1673 ईस्वी में महत्वपूर्ण रचना है भूषण की, शिवराज भूषण, 385 पद है। ये अलंकार लक्षण ग्रंथ है, यानी अलंकार है इसके अंदर जो भूषण है। और जो ये देखो ये नाम है ना भूषण है, एक नाम आता आभरण, एक नाम आता ललित, तो जैसे ललित ललाम, तो ऐसे जहां पर भी नाम आए भूषण, आभरण, ललित, वहां की जो विषय वस्तु आपको पूछ ले और अगर आपको उसका पता ना हो तो भी आप उसके अंदर अलंकार कर देना, अलंकार कर देना, क्योंकि इनकी विषय वस्तु है क्या? अलंकार ही होती है। तो जैसे नाम है शिवराज भूषण, अब आपसे पूछ ले शिवराज भूषण की विषय वस्तु है तो उसमें आपको दे दे अलंकार है, रस है, ध्वनि, ऐसे नाम दे दे, अब आपको पता ना चले तो उसको आप अलंकार कर दीजिए, क्योंकि जिनके पीछे ये लगा हुआ हो उसके अंदर उसकी विषय वस्तु है वो क्या होती है? अलंकार ही होती है। तो ये अलंकार लक्षण ग्रंथ है। 105 अलंकार, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, 105 अलंकार है शिवराज भूषण के अंदर। उन 105 अलंकारों में 99 तो अर्थ अलंकार, अलंकारों को मैंने अच्छे से पढ़ाया है, जहां पे फर्स्ट ग्रेड की क्लास है वहां पर अलंकार को मैंने अच्छे से समझा रखा है। तो आप अगर अलंकारों को अच्छे से समझना चाहते हो तो वहां जाकर उसको समझ लीजिए। तो उसके अंदर अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार, अलग अलग अलंकार होते हैं। तो 105 में से 99 अलंकार है वो तो अर्थ अलंकार है, जहां चमत्कार अर्थ में वो अर्थालंकार होता है, जहां चमत्कार शब्द में वो शब्दालंकार होता है। 99 अर्थालंकार है, एक नहीं है यहाँ पर 4 कर लीजिए, 4 है वो शब्दालंकार है, एक चित्रालंकार है और एक संकर अलंकार है। तो 99 और 4 103 हो गए, फिर 4 और 5 तो 105 हो गए। तो ये क्वेश्चन है वो पूछा गया, मोस्ट है, यानी 105 अलंकारों में से 99 अर्थालंकार है, 4 शब्दालंकार है, एक चित्रालंकार है और एक संकर अलंकार है। यह रचना शिवाजी के आश्रय में लिखी गई, यानी ये शिवाजी के और जो छत्रसाल जो बुंदेला थे उसके दरबार में रहते थे तो वो उनके आश्रयदाता थे। परंतु जो शिवराज भूषण है वो किसके? शिवाजी के आश्रय में लिखी गई, और नाम से पता चल जाएगा शिवराज नाम आ रहा है तो ये शिव नाम, ठीक है। तो शिवराज भूषण किसके? शिवाजी के आश्रय में लिखी गई। दूसरी है शिवा बावनी, इसके अंदर 52 कविता, याद रह जाएगा, बावनी का मतलब 52 कविता है इसके अंदर। 3 नंबर है छत्रसाल दशक, 4 है भूषण उल्लास, 5 नंबर है भूषण हजारा। ये सारी ही रचनाएं महत्वपूर्ण है, आगे देखिए। 6 नंबर है दूषण उल्लास। भूषण को रीतिकाल का राष्ट्र कवि कहा जाता है, यानी भूषण को रीतिकाल का राष्ट्र कवि कहा जाता है। अब देखिए हमने पढ़ा बिहारी के बारे में, ठीक है। बिहारी क्या है? बिहारी है वो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि है। कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, ऑप्शन में जब आएंगे तो वहां ऐसे रीतिकाल रीतिकाल ही बार बार नाम हो जाता है, फिर हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो इसको सेपरेट याद करना अच्छे से। बिहारी है वो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि है। रीतिकाल के राष्ट्र कवि की बात करें तो वो क्या? भूषण है, क्योंकि भूषण ने ही जो राष्ट्र जो रीतिकाल है, वो रीतिकाल क्या था? राजा महाराजाओं के दरबार में रहने वाले थे और वो सिर्फ राजा महाराजाओं के संबंधित ही वर्णन करते थे, उनको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं था। परंतु जो रीतिकाल है उस रीतिकाल में राष्ट्रीयता से संबंधित जो रचनाएं करने वाले वो कौन थे? भूषण थे। इसीलिए भूषण को क्या? रीतिकाल का राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो याद रखना, बिहारी है वो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि है, और जो राष्ट्र कवि है रीतिकाल के वो हमारे क्या है? भूषण है। और आगे हम पढ़ेंगे घनानंद के बारे में, घनानंद के बारे में। तो वो घनानंद है वो क्या है? वो हमारे रीति मुक्त जो काव्य धारा थी,
यानी एक रीतिबद्ध है, एक रीति सिद्ध है और रीति मुक्त। जहां से हमने शुरुआत की रीतिकाल की तो मैंने अच्छे से आपको बताया इन तीनों के बारे में। तो रीति जो मुक्त काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि है वो घनानंद है। तो इनको अलग अलग अच्छे से याद रखना है। राजा छत्रसाल ने इनकी पालकी को कंधा लगाया था। जो राजा छत्रसाल है, राजा छत्रसाल, उन्होंने क्या है, इनकी पालकी को कंधा लगाया था। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। पालकी, पालकी है, उस पालकी के क्या ऊपर एक छत्र की तरह होता है नहीं होता, इस प्रकार एक पालकी बनी हुई जिसके अंदर वो जो डोली लेके जाते उसमें, तो उस पालकी के क्या ऊपर छत्र की तरह होता है। तो इधर नाम आ रहा है छत्रसाल, तो इस प्रकार याद कर लीजिए कि पालकी उस पालकी के छत्र होता है, तो इसलिए छत्रसाल है, उन्होंने उनकी पालकी को कंधा लगाया था। रुद्रशाह सोलंकी है, उन्होंने क्या इनको उपाधि दी थी, सोलंकी उपाधि, इस प्रकार तो उन्होंने इनको उपाधि दी। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना। अब इनकी जो प्रमुख पंक्तियां हैं वो देख लेते हैं। इंद्र जिम्मी जंब पर वांडव सुअब पर रावण सदप पर रघुकुल राज है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति जो अक्सर पूछते हैं कि ये पंक्ति किसकी है। तो इंद्र जिम्मी जंब पर वांडव सुअब पर रावण सदप पर रघुकुल राज है। ये कविता भूषण ने, इसके रचनाकार कौन है, भूषण है। तो भूषण ने किसको, शिवाजी को 52 बार सुनाई थी, यानी ये जो कविता है वो 52 बार सुनाई थी। तो शिवाजी इनसे प्रसन्न हो गए थे, तो उन्होंने क्या इनको, जिससे प्रसन्न होकर शिवाजी ने भूषण को 52 लाख रुपए दिए। उस टाइम की बात है, 52 लाख रुपए बहुत होते, अभी के टाइम में भी 52 लाख बहुत होते, तो उस टाइम में 52 लाख रुपए दिए, 52 हाथी दिए और 52 गांव दान में दिए। याद रखना, 52 नाम है इनके, 52 लाख रुपए, 52 हाथी है, 52 गांव है। आगे है, दान में दिए। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, यमक अलंकार। देखो ये बेर नाम आ रहा है, 2 बार आया और दोनों बेर का अलग अलग अर्थ हो रहा है, अलग अलग, यानी शब्द एक जैसे हो और उनका अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर यमक अलंकार होता है। 2 बार शब्द आए, जैसे वो कनक कनक हो गया ऐसे। अब देखिए 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, ये जो स्थिति है ये मुगल जो दरबार थी, मुगल दरबार, उसके अंदर जो मुगलों की जो स्त्रियां थी उन स्त्रियों की स्थिति के बारे में वर्णन किया गया। ये वो शिवाजी के डर से उसकी स्थिति कैसी हो गई कि 3 बेर खाती थी। 3 बेर का मतलब जैसे हम सुबह खाते हैं, दोपहर को खाते हैं, फिर शाम को खाते हैं, यानी 3 टाइम जो खाना खाते हैं ना, तो ये कह 3 बेर खाती थी, यानी जो 3 टाइम वो खाना, बेर का मतलब यहाँ बार हो गया और बार का मतलब जैसे समय की बात हो रही है। ठीक है, तो ये अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। तो 3 बेर खाती थी, यानी वो 3 टाइम जो खाना खाती थी वे 3 बेर खाती है। बेर का मतलब यहाँ पर जो बोर होता है ना, तो उसकी बात हो रही है। कहने का मतलब वो इतनी उससे भयभीत हो गई, इनकी उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि जो 3 टाइम खाना खाने वाली जो महिलाएं थी वो शिवाजी के डर से, उनके आतंक से इतनी भयभीत हो गई कि वो 3 बेर खाकर ही काम चला रही है। तो यहाँ पर यमक अलंकार हो गया। तो ये हमारा भूषण से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे एग्जाम की दृष्टि से, वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद में आगे हम देव कवि के बारे में पढ़ेंगे, जिसको देव कवि, देवदत्त कवि भी कहा जाता है। ये क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट में मेरे को इसके बारे में जरूर बताइए। अच्छी लगी है तो इसको जाते जाते लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा करना भी चाहिए। तो जैसा करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, तो कर भला तो हो भला, इसलिए आप इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।